नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। श्योपुर में बदमाशों ने घरों और दुकान में घुसकर लगाई आग। 4 से 5 घरों में की तोड़फोड़। वोटिंग को लेकर हुआ था विवाद। खरगोन में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। उधर बैतूल में कार ने 5 साल के मासूम को कुचला। भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर को किया गया डिजिटल अरेस्ट। 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके मांगे 4 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच की टीम ने इंजीनियर को छुड़ाया। भोपाल में बढ़ा प्रदूषण। 11 पर टूटा रिकॉर्ड। कलेक्ट्रेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 पहुंचा। बच्चे बुजुर्गों में सांस की बीमारी का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग खत्म। बुधनी में 72.37%, विजयपुर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान 77.42% वोटिंग। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा विधायक। जो पहली हमारी खबर है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की, वो श्योपुर से है, क्योंकि वहां कल ही चुनाव संपन्न हुआ है विजयपुर में। बदमाशों ने घरों में आग लगा दी है। बदमाशों ने घरों और दुकान में घुसकर आग लगाई है। 4 से 5 घरों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। वोट नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र के घोटा गांव की यह घटना है। और देखिए, सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये श्योपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। 4 से 5 बदमाशों ने तोड़फोड़ की है, वोट नहीं। 4 से 5 बदमाशों ने तोड़फोड़ की है, वोट नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश भाग गए हैं, वहां से फरार हो गए हैं। बदमाशों ने घरों में आग लगाई है। में आग लग रही है। और ये देखो, सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं पर पहुंचे हुए हैं श्योपुर। मैं जानना चाहता हूं कि सत्येंद्र, ये क्यों हादसा हुआ, क्या वजह थी? क्या ये लोग दबाव डाल रहे थे वोट देने के लिए, वोट नहीं वो देना चाहते थे? हुआ असल में क्या? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो विजयपुर उपचुनाव के दौरान कई घटनाएं सामने आई थी, चाहे आदिवासी इलाकों की बात की जाए या उसके अलावा अन्य इलाकों की बात की जाए। विजयपुर, बीरपुर, श्यामपुर, तमाम सारे जो क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र है या दलित समुदाय के जो लोग रहते हैं, वहां पर ये सारी घटनाएं सामने आई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये घोटा गांव का ये जो पूरा घटनाक्रम है, उसमें जब ईवीएम मतदान समाप्त होने के बाद में ईवीएम जमा होने को लेकर कई बार ये घटना आई थी कि ईवीएम लूटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद जब ईवीएम का जो मामला था वो तो कहीं ना कहीं थम गया था, लेकिन उसके बाद देर रात बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से जो अधिक बदमाश थे वो वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाकर जिस स्थिति में चूंकि वहां पर तोड़फोड़ की और ग्रामीण जो इलाका है उसमें जो घरों में भी आग लगाई थी और एक दुकान में भी आग लगाई, और उनका साफ तौर से जिस तरीके से जो लोगों ने वीडियो बनाकर भी वायरल किया है, उसमें ये आरोपी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बदमाश थे वो बाहर से बुलाए गए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो साफ तौर से ये देखने में आता है कि जिस तरीके से पूरे दिन भर में विजयपुर का जो चुनाव रहा है उसमें ये घटनाक्रम देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद जब ये स्थिति निर्मित होती है तो उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन ने भी किस तरीके से सत्ता पक्ष का, हालांकि वैसे देखा जाए तो दोनों दलों के ही प्रदेश अध्यक्ष विजयपुर चुनाव में पहुंचे थे और उसके बाद चाहे वो जीतू पटवारी रहे हो या प्रदेश के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, ये भी एक दूसरे पर आरोपी लगाते नजर आए थे। चूंकि बी डी शर्मा है, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयोग है वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ये बड़ी हादसाप्रद बात आती है सामने के जिस तरीके से चूंकि कांग्रेस अगर आरोप लगाती है, चूंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं तो प्रशासन उनके अनुसार काम कर सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाने थे वो भी कहीं ना कहीं गलत है। दोनों के दलित के नेता बॉर्डर पर रहे थे और कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी। इसमें भी ये था कि दलित समुदाय के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो मतदान है वो नहीं किया होगा, उसको लेकर नाराज दूसरे दलों के जो लोग थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा
जो ग्रामीण है उनका भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए आपका सत्येंद्र सिंह तोमर। अब अपने दर्शकों को इस खबर के बाद इंदौर लेकर चलते हैं। हाई कोर्ट का पुलिस कमिश्नर को आदेश आया है। स्कूल में छात्रों से कपड़े उतरवाकर जांच के मामले में आदेश आया है। तय समय पर जांच पूरी नहीं होने से हाई कोर्ट नाराज है। पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ 7 दिनों में जवाब मांगा है। 25 नवंबर को पुलिस कमिश्नर को पेश होना पड़ेगा। 2 अगस्त को छात्रों के कपड़ों उतरवाकर टीचर ने तलाशी ली थी। क्लास में फोन की घंटी बजने पर तलाशी ली गई थी। छात्राओं ने शिक्षिका के खिलाफ इस बात की कंप्लेन की थी। और देखिए ये मामला कितना बड़ा हो गया कि अब कमिश्नर को पेश होना पड़ेगा हाई कोर्ट में। क्लास में जब फोन की घंटी बजी तो उसके बाद तलाशी ली गई क्लास में ही। और इसमें बताया जा रहा हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट का पुलिस कमिश्नर को आदेश है पुलिस कमिश्नर हाजिर हो। स्कूल में छात्राओं से कपड़े उतरवाकर जांच के मामले में यह खबर है। तय समय पर जांच पूरी नहीं होने से हाई कोर्ट नाराज है। भाई तय समय पर हाई कोर्ट ने कहा था जांच कीजिए और इसे कैजुअली लिया गया होगा। हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप हाजिर होइए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ कहा 7 दिनों में आपको जवाब देना होगा। इंदौर हाई कोर्ट का पुलिस कमिश्नर को यह आदेश है। हुआ क्या था वो आपको हमने बताया था। अगस्त में स्कूल में छात्राओं से कपड़े उतरवाए गए थे और ये शिक्षिका ने किया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि मोबाइल की घंटी बज गई थी। उन्हें संदेह था इनमें से किसी एक के पास मोबाइल फोन है। और उसके बाद कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि आप जांच पड़ताल कीजिए, कमिश्नर को बोला गया था। अब कैजुअली लिया गया मामले को। अगर हाई कोर्ट कुछ कह रहा है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब हाजिर होना पड़ेगा कमिश्नर साहब को। अब भोपाल आपको लेकर चलते हैं। भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ डेप्यूटी कलेक्टर राजेश सोरते पर पचोर तहसील में प्यून के पद पर कार्यरत महिला कर्मी ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने राजगढ़ पुलिस, भोपाल आईजी ऑफिस और मानव अधिकार आयोग में इस बात की कंप्लेन की है। पहली बार कैमरे के सामने आकर पीड़िता ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। बताया है कि 2022 में राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में राजेश सोरते तहसीलदार के पद पर तैनात थे। इसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शादी मैं करूंगा और यही झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। देखिए ये लड़की का कहना है अभी। और फिर तहसीलदार शादी से मुकर गए। राजगढ़ के एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि मामले की जांच सारंगपुर एसडीएम अरविंद भदौरिया कर रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 2022 में वो तहसीलदार थे यहाँ पचोर तहसील में। मैं पीओ हूँ, वहीं काम करती थी मैं भी। तो इन्होंने शादी का झांसा देके और मुझे 1.5 से 2 साल तक मेरे साथ बलात्कार किया। श्री राजेश सोरते डिप्टी कलेक्टर भोपाल में पदस्थ हैं। उनके खिलाफ आपके पचोर तहसील कार्यालय में कार्यरत एक महिला प्यून के पद पर है। उन्होंने एक शिकायत की है, लास्ट वीक शिकायत किया था कि जब 2022 में तहसीलदार के पद पर श्री सोरते पदस्थ थे तो उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन और उनके नज़दीकी संबंध और बाद में शादी का झांसा, ऐसी बातें सामने आई हैं। तो हम उसमें जांच कर रहे हैं कि क्या क्या बिंदु हैं, आखिर बात क्या है, और जांच उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। जबलपुर में लंबे समय से खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्या को लेकर अब कलेक्टर ने एक नया आदेश जारी किया है। जिले भर के किसान के बीच आदेश की चर्चाएं हो रही हैं। अब ये आदेश क्या है? असल में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अब किसानों को लॉटरी के माध्यम से डीएपी खाद का वितरण करने की तैयारी की है। कलेक्टर ने खाद की समस्या को खत्म करने की बात कहते हुए कहा कि डीएपी के अलावा हमारे पास बाकी अन्य फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन डीएपी की कमी सिर्फ जबलपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में है। चलिए कम से कम कोई माना तो कि पूरे देश में डीएपी की कमी है, वरना लोग कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद है। और सभी किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए अब लॉटरी सिस्टम शुरू किया जा रहा है। तहसील कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक किसानों के आवेदन जमा किए जाएंगे।
फिर 3 बजे एसडीएम के नेतृत्व में लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके बाद अगले दिन लॉटरी में नाम आने वाले किसानों को खाद दी जाएगी। प्रत्येक किसान को 5-5 बोरी खाद देने की बात कलेक्टर ने खुद कही है। व्यवस्था हमने की है कि दिन में 12 बजे तक जितने लोगों के आवेदन आ जाएंगे, आवेदन के साथ उनको B1 देना है और अपना आधार नंबर देना है, जिसके आधार पर तय हुआ कि उनको आवश्यकता है डीएपी की। उनका 3 बजे एसडीएम की उपस्थिति में लॉट निकलेगा। जितना हमारे पास डीएपी है हर व्यक्ति को 5 बोरी मिलेगा, उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी। तो जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी उनको अगले दिन आके फिर अपनी डीएपी खाद ले लेना। फिर लॉटरी के हिसाब से व्यवस्था बन जाएगी, तो ये लाइनिंग वाली जो दिक्कत है वो खत्म होगी। अच्छा, एक बात तो है, जो लंबी लंबी लाइन लगती थी उससे ही इस तरीके से निजात मिलेगी। किसानों को जाएंगे, खाद लेकर चले आएंगे, तो अच्छी बात है ये। एमपी की राजधानी भोपाल में फिर एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें डिजिटल ठगों ने इस बार टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद कुमार को अपना निशाना बनाया है। डिजिटल अरेस्ट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने टेलीकॉम इंजीनियर का रेस्क्यू किया। दरअसल इस बार ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर प्रमोद दुबे को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जालसाजों ने प्रमोद कुमार पर दबाव बनाकर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की मांग की थी। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले को सुलझाया। उनकी बहुत सारी प्राथमिक प्रश्वासन जो निजी जानकारियां हैं उन्हें निकाला गया और उसके बाद उनको एक दहशत और भय के मानसिकता में रखते हुए लगभग 6 घंटे तक अपराधियों ने उनसे गहन पूछताछ की, गहन प्रलोभन दिए और इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि वो 3.5 से 4 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। इस बीच उनके कुछ लोग भी पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी मिली। अंततः इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इस घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस का दावा है कि इस तरह के मामलों को लेकर भोपाल पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले चिंताजनक हैं। 3 प्रोसेस है जब डिजिटल अरेस्ट की कॉल आए: रुको, सोचो और एक्शन लो। 3 काम करने हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। बैतूल से खबर है, कार ने 5 साल के बच्चे को कुचल दिया है। हादसे का सीसीटीवी जो सामने आया है वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। बच्चे तो अपनी साइड में किनारे खड़े हुए हैं, देखिए बच्चे किनारे खड़े हुए हैं। उसके बाद ये यहां से गाड़ी को बैक करता है, मोड़ता है और बच्चे को कुचल के चला जाता है। ये देखिए, फिर से देखिए, 2 बच्चे हैं और दोनों किनारे खड़े हैं, ऐसा नहीं कि रोड के बीच में आ गए हैं। और उसके बाद ये चले जाते हैं। अब आगे की खबर का रुख करते हैं। खरगोन जिले में खंडवा बड़ोदरा हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बातलपुरा के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी और कार सवार मौके से फरार हो गए। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार भीकन गांव से खंडवा की ओर जा रही थी और बाइक सवार देश गांव से अपने गांव सुंदरेल लौट रहे थे। इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची भीकन गांव पुलिस के नंबर के आधार पर जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें आ गई, ये आ गई, देखिए। पन्ना, टीकमगढ़ और ग्वालियर की है। पन्ना के सिमरिया थाना इलाके में जमीन विवाद में एक पक्ष ने बुजुर्ग पर लाठी डंडों से अटैक किया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं टीकमगढ़ कोतवाली थाना इलाके में लेन देन के विवाद में 4 लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। आरक्षक ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ग्वालियर के नागौद में एक दुकानदार और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने उधार सामान नहीं दिया। ग्राहक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार और उसके परिवार के साथ मारपीट की है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हुई पढ़ने में मुझसे। आगे बढ़ते हैं। मंडला में शक्ति सारथी कार्यक्रम में जिला परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके और सांसद फग्गन सिंह ने जिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उस वाहन का पर्यावरण प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं था।
जब वाहन मालिक से पीयूसी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा फिलहाल वाहन का पीयूसी नहीं है, लेकिन जल्द बनवा लिया जाएगा। जबकि कैबिनेट मंत्री ने इसे लापरवाही बताया है, लेकिन कार्रवाई के संबंध में कुछ नहीं कहा। बता दें कि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से शक्ति सारथी कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं एक्चुअली में खत्म हो गया था, मैं करवा दे रहा हूँ। गाड़ियों में पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यदि नहीं है तो होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो आरटीओ के नियम है वो सारे नियम को फॉलो करते हुए ये ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे ट्रेनिंग हो वो देना चाहिए। अब माननीय मंत्री जी ठीक तो कह रही है, होना तो चाहिए, लेकिन सवाल तो यही है कि है क्यों नहीं। जबलपुर से खबर है, नगर निगम प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से शुरुआती चरण में 20 से 25 बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए रूट तय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों की खासियत यह होगी कि ये 75 मिनट की चार्जिंग पर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। इनका किराया मौजूदा मेट्रो बसों के बराबर ही होगा और ये लंबे समय तक स्थिर रहेंगी। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी JCTCL का मानना है कि इस परियोजना के हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और प्रदूषण को कम करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना भारत सरकार ने निकाली है। इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से बस इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी, जिसमें जबलपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बस एयर कंडीशन बस का अनुमोदन हुआ है। इससे एक तो पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शहर का वो सुदृढ़ होगा। भोपाल में प्रदूषण बढ़ गया है। 11 पर भोपाल में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। कलेक्ट्रेट के पास इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 325 पहुंच गया है। अच्छा, अरेरा कॉलोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 पहुंच गया है। बच्चे बुजुर्गों को सांस की बीमारियां बढ़ने का खतरा है, चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस लेवल पर है वो गंभीर है। नहीं होना चाहिए इस लेवल पर, लेकिन गंभीर है ये। ग्यारस पर भोपाल में प्रदूषण का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि ये कोहरा है, तो कोहरा तो अच्छा होता है प्रदूषण के लिए ना भाई। ये धुंध है, प्रदूषण की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि ये कोहरा है, तो कोहरा तो किसी भी लिहाज से अच्छा ही होगा, लेकिन काश ये कोहरा होता। नहीं है, ये धुंध है जो प्रदूषण की वजह से स्थिति बनी हुई है। तो करना क्या है वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि ज्ञान दे रहा हूं। आप अपना ख्याल स्वयं से रखिए। खबर ग्वालियर से है, डंपिंग यार्ड में आग लग गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंच गए हैं। मंत्री ने दमकल विभाग की टीम को कॉल किया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मंत्री हो या संतरी, अगर आपको कहीं कुछ दिख रहा है कि गलत हुआ है, तो पहले आपका कर्तव्य ये है कि आप उसे कॉल कीजिए, बताइए। और आमतौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर तो बड़े सहज नेताओं में गिने जाते हैं। साफ सफाई भी करते हुए इन्होंने देखा। ये कैसे पहुंच गए नासिर यहाँ पर डंपिंग यार्ड में जहां आग लगी थी? देखिए, बड़ा गांव में आग लगी हुई थी और लगातार जो लोग थे वो कचरे की आग से परेशान थे। और उन्होंने जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो ऊर्जा मंत्री को कॉल किया, क्योंकि वो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो उसके बाद वो वहां पहुंचे और आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। तो वहां पर उन्होंने खुद जो फायर ब्रिगेड की जो लेजर है पानी की, उसको उठाकर आग को बुझाने का खुद भी काम किया है, साथ ही फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी काम किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखने को मिली कि फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो समय पर नहीं पहुंचे, मंत्री के भी कहने पर नहीं पहुंचे। लेकिन फिर जब मंत्री के कहने पर कुछ देर बाद पहुंची गाड़ी, तब उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद आग को बुझाने का काम उन्होंने किया है। चलिए, कम से कम नासिर ने खबर में खबर निकाल दी। खबर में खबर क्या है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची। धन्यवाद। अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में डेंगू के 17 मरीज मिले हैं। मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
140 सैंपल की जांच हुई। ग्वालियर में इस साल डेंगू के 1400 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 1400 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। एहतियात बरतिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ये आपको पता है, लेकिन अमल में तो लाइए। अमल में लाना सबसे जरूरी है।